और देखिए आज देश नमन कर रहा है उन वीर शहीदों को। हमारे साथ और भी मेहमान जुड़ चुके हैं। हमारे साथ रिटायर्ड मेजर जनरल अनुज माथुर जी जुड़े हुए हैं। साथ ही रिटायर्ड ग्रुप कैप्टन यूके देवनाथ जी हमारे साथ मौजूद हैं। रिटायर्ड कर्नल कुणाल भट्टाचार्य जी भी जुड़े हुए हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो जिस तरह से आज हम देख रहे हैं 26 वर्ष पूरे हो चुके हैं शौर्य की वो गाथा जो आज भी याद की जा रही है। माथुर सर, सबसे पहले आपका रिएक्शन और किस तरह से करगिल के इस युद्ध को जीता गया, क्या अनुभव रहे होंगे, उन सैनिकों की क्या उस वक्त हालत रही होगी जब उनके सामने दुश्मन था और विपरीत इस परिस्थितियां थी, मौसम माइनस में जा रहा था, लेकिन उसके बाद भी जज्बा इन सैनिकों का कम नहीं हुआ और भारत को विजय दिलाई गई। जय हिंद। सबसे पहले तो आपको और आपके समस्त दर्शकों को कारगिल विजय दिवस की 26वीं वर्षगांठ की हार्दिक शुभकामनाएं। देखिए, आपने जो प्रश्न पूछा है उसका एक साधारण जवाब मैं दूंगा कि भारतीय सेना का सैनिक किसी भी आर्म का हो, आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, कोई भी हो, भारतीय सेना का सैनिक और उसका जो मोटिवेशन होता है वो शत्रु के सामने आने के बाद हाईएस्ट लेवल पर पहुंच जाता है। ये जो जज्बा है, ये जज्बा आपको सिर्फ इंडियन आर्मी में सबसे ज्यादा पूरी दुनिया में ये जज्बा भारतीय सेनाओं के बीच में है। जो आपने प्रश्न किया कि किस प्रकार की उनकी उनकी परिस्थिति रही होगी, उनकी परिस्थिति यही थी कि उन्होंने ईश्वर को, परमात्मा को धन्यवाद दिया कि आपने हमें मौका दिया देश की सेवा में अपने प्राण निछावर करने के लिए, और फिर वो तमाम रणबांकुरे अपने प्राणों को देने के लिए आगे बढ़ चले। देखिए, ये जो लड़ाई हुई थी मेरे ख्याल से वॉरफेयर के इतिहास की सबसे मुश्किल लड़ाइयों में से एक थी। आपने बताया टेरेन बहुत ज्यादा खराब थी, वो पहाड़ी के ऊपर थे, टेम्परेचर माइनस में था, बिल्कुल कुछ नजर नहीं आ रहा था, चारों तरफ से गोला बारूद हो रहा था, मौत, लगभग निश्चित मृत्यु आपको सामने नजर आ रही थी। और वहां पर जो कि अंग्रेजी में हम ऑलवेज हमको बोलते हैं कि जो लीड करने के लिए लोग चाहिए, वी ऑलवेज गॉट मोर पीपल टू लीड देन व्हाट वी नीड। ये बात, ये भारतीय सेना के जवान की ताकत ये जो है वो दिखाती है। अब मैं आपको इसकी थोड़ा सा पृष्ठभूमि में बताने का प्रयास करता हूं कि क्यों ये कारगिल का पूरा खेल हुआ। और हम आज विजय दिवस मना रहे हैं। विजय दिवस को मनाते समय हमको ये बात भी ध्यान रखनी चाहिए कि ये विजय श्री आसानी से नहीं मिली, सस्ती नहीं थी। 527 लोगों ने, रणबांकुरों ने अपने प्राणों की आहुति दी है इस विजय को पाने के लिए। पता नहीं कितने हजार लोग घायल हुए, घायल होने के बावजूद वहीं रहे, और आगे समय मिला तो कुछ घटनाओं का मैं वर्णन करूंगा। हम लोग वहीं थे, तो इसका इसका आपको फर्स्ट हैंड इनपुट आपको मैं दे पाऊंगा। देखिए, जिस प्रकार से वहां पर सेना, उसकी वजह आपके प्रधानमंत्री उस समय के दोस्ती का हाथ बढ़ा रहे थे और वो कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स कर रहे थे, दोनों प्रधानमंत्री शायद। और परवेज मुशर्रफ पीछे से उन्होंने आकर के धोखे के साथ, डिसीट के साथ उन्होंने उन चोटियों पर कब्जा कर लिया। उसकी वजह बिल्कुल साफ थी कि वो कश्मीर घाटी से ऊपर के इलाकों को अलग करना चाहते थे। वो समय ऐसा था कि वहां के जाने के लिए एक्सेस, लगभग एक ही एक्सेस जो थी वो बहुत ज्यादा बेहतर एक्सेस थी। और अगर कारगिल की चोटियों पर आप आकर के उनके ऊपर डोमिनेशन पोजीशन में बैठ जाएंगे तो आप उस हाईवे को, नेशनल हाईवे 1 अल्फा उस समय की, उसको आप इंटरडिक्ट करके और वहां से जाने वाला आप कट ऑफ कर सकते हैं लेह लद्दाख के पूरे रीजन को रेस्ट ऑफ द इंडिया से। तो ये एक वजह थी। दूसरी वजह थी सियाचिन ग्लेशियर में उनको मार पड़ी थी। 84 में हमने सियाचिन ग्लेशियर को ऑक्यूपाई कर लिया था और उसको पूरी कोशिश के बाद पाकिस्तान उसको नहीं हटा पाया। तो पाकिस्तान को भी शायद यही इस प्रकार का कोई कोई मुगालता रहा होगा कि हम अगर इन मुश्किल पहाड़ियों को पकड़ लेंगे तो हमें भी किसी तरह से भारतीय लोग नहीं निकाल पाएंगे। ये बात को ध्यान में रखना, मैं आगे इसके बारे में और बात करूंगा। और तीसरी बात ये थी कि जो हमारे ग्लेशियर के ऊपर हमारे लोग हैं, अगर आप कारगिल के अंदर दक्षिण की तरफ से कारगिल के ऊपर का कब्जा कर लेते हैं, कारगिल की पहाड़ियों के ऊपर, तो आप ग्लेशियर की डिफेंसेस को टर्न कर सकते जी। हैं और वहां पर आपका रहना मुश्किल हो जाएगा और आप शायद ग्लेशियर से भारतीय सेना को हटा पाते। और उसके अलावा वो चाहते थे कि इस रास्ते से कश्मीर में जो मिलिटेंसी है, जो टेररिज्म है, उसको और बढ़ावा दे सके। इस 4-5 चीजों को ध्यान में रखते हुए उन्होंने
धोखे के साथ कारगिल की पहाड़ियों पर कब्जा किया। और उनको ये ख्याल नहीं रहा कि जो वो सियाचिन में आज तक नहीं कर पाए हैं, वो भारत की सेना ने 84 दिनों में वहां करके, उनको मार के, उनको रास्ता अपना दिखाया और उनके इतना नुकसान किया कि आप उसका अंदाजा नहीं लगा सकते कितने उनके रेगुलर सैनिक मारे गए। और ये एक बहुत ही ज्यादा सफल मेरे हिसाब से ऑपरेशन रहा, और इसीलिए ऑपरेशन विजय का एक बहुत महत्व रहेगा हमेशा, और याद करने की आवश्यकता है जी। आज उन रणबांकुरों को जिन्होंने अपने प्राणों की आहुति दी। बिल्कुल बिल्कुल। तो सर, आपसे चर्चा जारी रहेगी और भी आपके अनुभव हम अपने दर्शकों को सुनवाएंगे, और बाकी मेहमान भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। एक और मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं इस वक्त, रिटायर्ड मेजर जनरल अभय कार्की जी जुड़ गए हैं। आपका भी बहुत बहुत स्वागत है सर। और सबसे पहले अब मैं रिएक्शन लेना चाहूँगी ग्रुप कैप्टन यूके देवनाथ जी का। देवनाथ सर, क्योंकि अब हम देख रहे हैं ऑपरेशन सिंदूर में जो कोऑर्डिनेशन था तीनों सेनाओं का, वो देखने को मिल रहा था। तीसरी सेना तैयार थी हमारी, लेकिन यहाँ पर अगर हम बात करते हैं करगिल युद्ध की, तो जिस तरह से वायुसेना का भी एक बड़ा योगदान इसमें रहा, लेकिन जो कोऑर्डिनेशन की कमी होती है उसे स्थापित करने में कहीं ना कहीं चुनौतियां होती है। अभी तो हम देख रहे हैं ये बहुत संभव हो पाता है। उस वक्त की अगर हम बात करें तो क्या चुनौतियां रही होंगी, कितनी कठिनाइयां उस वक्त इस ऑपरेशन को करने में रही होगी? देखिए, जहां तक वायुसेना की बात है, कारगिल में जब युद्ध हुआ ऑपरेशन विजय के दौरान एयरफोर्स ने भी सफेद सागर ऑपरेशन सफेद सागर चलाया। मैं दर्शकों को बताना चाहता हूं कि इस युद्ध के दौरान एयरफोर्स और आर्मी के बीच में जो कोऑर्डिनेशन थी, वो उस समय का जो स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर था उसके हिसाब से बहुत बेहतरीन रहा। दिक्कत ये थी कि उस वक्त जब एयरफोर्स ने कार्रवाई की तो हमारे पास जो हवाई जहाज थे और जो वेपन सिस्टम थे और जो कम्युनिकेशन नेटवर्क था, वो ऊंची पहाड़ियों पर लड़ने के लिए इतना ज्यादा सुटेबल नहीं था। मैं वैसे दर्शकों को बता देता हूं कि जितनी एयरफोर्स बेसेस हैं, सब जगह पर हमारे पास एयरफोर्स बेस में आर्मी के 2 ऑफिसर्स तैनात होते हैं, दोनों ही कर्नल रैंक के होते हैं। हम इनको बोलते हैं ग्राउंड GLO, ग्राउंड लियाजा ऑफिसर्स। ये एयरफोर्स बेस में ही रहते हैं, पीस टाइम में भी, वॉर के टाइम में भी। और यह अपने आर्मी के जो ब्रिगेड हैं, आर्मी के डिवीजन है, आर्मी के कोर हैं, वहां से संपर्क में रहते हैं, और जो भी आर्मी की रिक्वायरमेंट होती है उसको एयरफोर्स को बता देते हैं। तो कोऑर्डिनेशन बेहतरीन था। दिक्कत ये आ रही थी कि हमारे पास जैसे विमान थे MiG-21, MiG-27, मिराज 2000, ये हाई ऑल्टीट्यूड पर बॉम्बिंग करने के लिए केपेबल नहीं थे। देखिए, जमीन पर जब हम समुद्र सतह पर राजस्थान में, गुजरात में, पंजाब में बॉम्बिंग करते हैं, टेक्निक एकदम अलग होती है। इसी तरह से जो वेपन सिस्टम्स, जो बॉम्ब्स, रॉकेट्स फायर किए जा रहे थे हाई ऑल्टीट्यूड पर, वो हाई ऑल्टीट्यूड बॉम्बिंग के लिए सुटेबल नहीं थे। उनकी एक्यूरेसी नहीं थी, गाइडेड वेपन हमारे पास नहीं थे। सब हम बोलते हैं आयरन बॉम्ब, यानी आप मिराज 2000 से बॉम्ब गिराइए कारगिल की चोटी पर, वो बस चला जाता था, गिर जाता था टारगेट के इधर उधर दाएं बाएं। तो हमें कुछ समय लगा युद्ध चालू होने के बाद। 3 मई को कारगिल का युद्ध चालू हुआ और हमें कुछ समय लगा इंडियन एयरफोर्स को विदेश से तुरंत लेजर गाइडेड बॉम्ब इंपोर्ट करके उसको मिराज 2000 में फिट करने के लिए। जहां तक युद्ध की बात है, देखिए, एयरफोर्स ने भी शानदार प्रदर्शन किया। हमने दुश्मन पर काफी सक्सेसफुल अटैक किए। इसके दौरान दुर्भाग्यवशपूर्ण कह सकता हूं कि स्क्वाड्रन लीडर आहूजा थे हमारे MiG-21 में, वो शॉट डाउन हो गए। फ्लाइट और वीर गति को प्राप्त हुए। फ्लाइट लेफ्टिनेंट नचिकेता थे, वो भी MiG-27 में थे, शॉट डाउन हुए, लेकिन प्रिजनर ऑफ वॉर बनने के बाद छूटकर वापस आ गए। और इसी तरह से एक Mi-17 अटैक हेलीकॉप्टर, जो कि दुश्मन के ऊपर रॉकेट अटैक करने गया था, वो भी दुश्मन के एंटी एयरक्राफ्ट मिसाइल की चपेट में आ गया। तो उस Mi-8 हेलीकॉप्टर में हमारे स्क्वाड्रन लीडर पुंदीर थे, शहीद हो गए। स्क्वाड्रन लीडर साहू थे, शहीद हो गए। इसके अलावा सार्जेंट सुब्रमण्यम थे, वो भी शहीद हो गए। सार्जेंट प्रसाद थे, वो भी शहीद हो गए। तो एयरफोर्स ने भी 3 ऑफिसर्स और 2 एयरमैन को खोया। मैं बताना चाहता हूं कि युद्ध के दौरान हमारे जो एयरमैन हैं,
वो ट्रांसपोर्ट और हेलीकॉप्टर विमान में रहते हैं, फ्लाइट गनर का काम करते हैं, फ्लाइट सिग्नलर का काम करते हैं, लोड मास्टर का काम करते हैं, जो कि ट्रांसपोर्ट या हेलीकॉप्टर से बॉम्ब डिलीवरी में मदद करते हैं। वह 2 एयरमैन भी शहीद हुए थे। सबसे बड़ी चीज जो हमें कारगिल के युद्ध में सीखने के लिए मिली कि हमारे पास लेजर गाइडेड या जीपीएस गाइडेड या इनर्शियल गाइडेड बॉम्ब्स होने चाहिए। अच्छी बात यह हो गई कि युद्ध चालू के होने के बाद ही महज 15 दिन के बाद हमने विदेश से इन बॉम्ब्स को आयात किया। करीबन 10 दिन और लग गए मिराज 2000 को मॉडिफाई करने में, क्योंकि लेजर गाइडेड बॉम्ब जब आप मिराज 2000 से गिराएंगे कारगिल की पहाड़ियों पर, तो जहाज में भी उसका कंपेटेबल किट लगना चाहिए, जिससे कि वेपन डिलीवरी कंप्यूटर रिलीज करता है, फिर पायलट गाइड करता है बॉम्ब को टारगेट पर। उसमें 10 दिन और लग गए। तो मैं ये मानता हूं कि उस वक्त काफी सारी दिक्कतें का सामना करना पड़ा। आर्मी को भी लगा कि शायद एयरफोर्स पूरी तरह से मदद नहीं कर रही है। ये अंदरूनी बात है, चुन चुन के बाहर आएंगी। लेकिन एयरफोर्स की जो ये प्रैक्टिकल दिक्कतें थी, हमारे जो आर्मी ऑफिसर्स जो हमारे साथ काम करते थे उनको मालूम था। जो ऑन द स्पॉट आर्मी ऑफिसर्स जो एयरफोर्स के साथ लियाजा और कोऑर्डिनेशन कर रहे थे, उनको एयरफोर्स की ये लिमिटेशंस मालूम थी। जी जी बिल्कुल। और हमारे साथ अभय सर भी जुड़े हैं, उनका भी अनुभव हम जानेंगे। उसके बाद अनुज सर आपके साथ एक बार फिर से आप कुछ कहना चाह रहे हैं वो सुनेंगे। लेकिन कार्की सर, क्योंकि ये जो अनुभव रहा है और सबसे कठिन लड़ाई इसे कहा जाता है, सबसे कठिन युद्ध इसे कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पर जो दुश्मन था वो ऊंची चोटी पर बैठा हुआ था, उस तक पहुँच पाना ही एक बहुत बड़ी चुनौती थी। और आज देश उन्हीं वीर सपूतों को याद भी कर रहा है जिन्होंने अपने प्राणों की परवाह किए बगैर हमारे देश की सरहदों को सुरक्षित रखा। जबकि मैं कहता हूं भारत की जो फौज है या भारत की जो रक्षा प्रणाली है, उसके लिए एक बहुत ही डिसाइसिव या निर्णायक ये युद्ध था, जो कि जो पिछली हमारी सोच होती थी या पिछली जो हमारी तैयारियां होती थी, वहां से परिवर्तन करके हमें एक नई सोच की तरफ इसको ये ले गया है। कारगिल युद्ध का जो छोटा सा था, ये था 150 किलोमीटर में, एक्सट्रीम हाई अल्टीट्यूड, ऊंची पहाड़ियों के ऊपर सिर्फ 150 किलोमीटर की फ्रंटेज थी, लेकिन इतनी कठिन थी। 18,000 फीट के ऊपर सारे के सारे थे, 5,000 मीटर के ऊपर 5353 कारगिल, ये टाइगर हिल वगैरह जो इन दोनों के नाम थे। तो ये एक जवान को वहां पहुंचने के लिए ही खुद ही जो है 2 बार तो अपने को एक्लेमेटाइज करना पड़ता है, यानी कि जैसे हवा की ऑक्सीजन कम हो जाती है जब आप लोग कभी ले जाते हैं एज अ टूरिस्ट, तो वहां बोलते हैं पहले 3 दिन आप आराम कीजिए फिर चलिए। तो ह्यूमन बॉडी को उस हाइट पे एक्लेमेटाइज होना पड़ता है, आपकी ऑक्सीजन उतनी अंदर सप्लाई हो जाए, नहीं तो आपको हाई एल्टीट्यूड पल्मोनरी ओडिमा हो सकता है और वो प्राण घातक है। तो ये 2 लेवल तक वो था। दूसरा जो हमारा इक्विपमेंट था, हमारी जो पलटनों के पास या जो हमारे जवानों के पास, वो कुछ एक तो क्योंकि हम सियाचिन में काफी दिनों से लड़ते आ रहे हैं, लेकिन उसमें भी उनको काफी कुछ जो था जैसे था वैसे लड़ाई पे गए। किसी ने ये नहीं पूछा कि मेरे को ये क्यों नहीं मिला इसलिए मैं युद्ध में नहीं जाऊंगा। ये हमारी सेना की बहुत बड़ी खूबी है। हमने कभी ये नहीं बोला कि हमारे पास ये नहीं है इसलिए हम लड़ाई नहीं करेंगे। जैसा था वैसे अफसरों के पीछे पीछे जवान गए और जो जो ऑब्जेक्टिव दिया उसको अपनी बहुत बड़ी कीमत देके भी उन्होंने हासिल किया। अभी इसमें जो मैं कह रहा था कि ये एक ऐसी टाइम था या एक ऐसा युद्ध था जिसने हमारी सोच को एक तो झंझोरा है पक्का, जिस जैसा हम थोड़ा सा कॉन्फिडेंट हो गए थे। उसने बताया कि अभी नई तरह की जो आपके पास चुनौतियां आएंगी जो कि फुल स्केल वॉर से थोड़ा नीचे है। अभी तक हम सिर्फ कश्मीर का 90 का दशक था, कश्मीर के अंदर हम लो इंटेंसिटी फाइट कर रहे थे और ऊपर ग्लेशियर, सियाचिन ग्लेशियर पे हम हाई अल्टीट्यूड वॉरफेयर, पूरा इन्फेंट्री डोमिनेटेड ऑपरेशन चल रहा था। लेकिन जब कारगिल आया और हमें पता लगा कि हमारी क्या हमारी कमजोरियां हैं। सबसे पहले थी हमारी इंटेलिजेंस और जो वहां से खबरें आ रही हैं उसको एकदम से प्रोसेस करके डिसीजन लेना। क्योंकि जब हमारे जब स्नो मेल्ट हुई थी कारगिल की हाइट्स पे, तो हमारे जो गरड़िए थे, जो गुज्जर थे, अपने शीप भेड़ बकरी लेके ऊपर गए। उन्होंने सबसे पहले बताया था कि भाई साहब वहां तो कोई हमें दिख रहे हैं जो कि फौजी जैसे हैं, हिंदुस्तानी नहीं है। और आप ये लगाइए कि उनके लोग जो थे, जो पहाड़ियों के ऊपर पाकिस्तानी आए थे, वो नीचे आके करगिल बाजार से राशन खरीद के भी ले गए हैं।
इतनी वहां पे जो थी लोकल इंटेलिजेंस की ये फेलियर थी कि समझ में नहीं आ रहा था कि कौन हमारा है कौन उनका है। खैर वो जब हो गया तो उसके बाद से हमारी जो कारगिल रिव्यू कमेटी रिपोर्ट बनी है उसमें काफी कुछ बताया गया था। ये कि हमारी स्ट्रेटेजिक थिंकिंग ठीक होनी चाहिए, दूसरा कि हम लो इंटेंसिटी कॉन्फ्लिक्ट जो ये चल रहा है काउंटर इंसर्जेंसी और हाई एल्टीट्यूड वॉरफेयर के बीच में भी एक लिमिटेड स्कोप होता है जो कि दुश्मन हम पे फेंक सकता है। पाकिस्तानी फौज का क्या है, उसको पॉलिटिकल स्पेस नहीं देखना है। जहां लाहौर डिक्लेरेशन एक पॉलिटिकल इवेंट था जो कि नवाज शरीफ ने अटल बिहारी वाजपेयी जी को बुलाया था लाहौर में और दोस्ती का हाथ मिलाया था, वहीं परवेज मुशर्रफ ने उसको दरकरार करके कारगिल में आके वो बैठ गया ये सोच के कि जब हमारी रोडें खुलेंगी जो कि लेह और सियाचिन को सप्लाई जाता है, हम उस नेशनल हाईवे को काट देंगे जो कि जोजिला से लेके कारगिल से लेके आगे लेह की तरफ जाता है। ये सोच उसने किसी से डिस्कस नहीं की। पाकिस्तान की जो पॉलिटिकल लीडरशिप थी उसको यही नहीं पता था कि मिलिट्री क्या कर रही है। बिल्कुल और सर, मिलिट्री के अंदर आपकी भी बातचीत यूं ही जारी रहेगी हमारे साथ। लेकिन तो सीएम योगी आदित्यनाथ को आप सुन रहे थे और सीधे तौर पर वो भी आज श्रद्धांजलि दे रहे हैं, साथ ही उस वीर गाथा को भी बता रहे हैं कि किस तरह से दुर्गम पहाड़ियों के बीच हमारे सैनिकों ने अपनी जान की बाजी लगाते हुए माइनस टेम्परेचर में जो पाकिस्तान के सैनिक थे, जो दुश्मन थे, उन्हें मुंह तोड़ जवाब दिया है। और चलिए रुक करते हैं अपने मेहमानों का। हमारे साथ लगातार सभी मेहमान जुड़े हुए हैं और कार्की सर अपनी बात कह रहे थे। सर आप अपनी बात पूरी कर सकते हैं। बता रहा था कि कारगिल के समय पे जो हमने किया, सेना ने अपना पूरा काम किया, एयरफोर्स ने अपना पूरा काम किया, लेकिन हम लोग किसी ना किसी तरह से हैंडीकैप थे इक्विपमेंट की तरफ से। जैसे एयरफोर्स का ही साहब ने बताया था अभी, मी-17 हेलीकॉप्टर से रॉकेट डाल रहे थे चोटियों पे, जबकि मी-17 एक मालवाहक है, उसमें रॉकेट लग सकते हैं, लेकिन वो डेडिकेटेड अटैक के लिए हेलीकॉप्टर नहीं है। जो डेडिकेटेड अटैक के लिए हेलीकॉप्टर था मी-24 मी-25 वो उस हाइट पे नहीं जा पाता था। आज की तारीख में अगर आप देखें हमारे पास प्रचंड यानी जो सर उस वक्त हेलीकॉप्टर चुनौतियां काफी ज्यादा थी, लेकिन उसके बाद भी हमारी सेना डटी रही, हमारी एयरफोर्स डटी रही। और हमारे साथ कर्नल कुणाल भट्टाचार्य जी भी जुड़े हुए हैं। कुणाल सर आपसे भी हम समझना चाहेंगे ये जो युद्ध रहा, क्योंकि सबसे कठिन इसे कहा जाता है, और अभी हम सुन रहे थे सीएम योगी आदित्यनाथ को, वो भी इसी बात का जिक्र कर रहे हैं, -50 डिग्री का टेम्परेचर और ऐसे मौसम में ऊंची पहाड़ी पर चढ़ना कितने ये चुनौती भरा हो सकता था, हुआ भी, लेकिन फिर भी जो हमारे सैनिक थे उनका जज्बा इतना ज्यादा था कि उनके हौसले पस्त नहीं हो पाए और दुश्मन के छक्के उन्होंने छुड़ाए। आपको मालूम है 9000 फीट के ऊपर पेड़ नहीं पैदा होता है, तो वो सिर्फ डेजर्ट है। और ये कारगिल का जो हाइट है हमारे पास अभी डिस्कशन में है, जहां पे लड़ाई हुआ था, ये 15,000 से 17,000 फीट ऊपर है। तो वहां पे ऑक्सीजन ऐसे ही कम है। और दूसरा, ये जो पेड़ ना होने का कारण, जो ऊपर से जो पाकिस्तानी ट्रूप्स है, हमें अटैक करना है तो नीचे से नॉर्मली 1:3 में अटैक होता है, डिफेंडर से 3 गुना ज्यादा सैनिक चाहिए आपको नॉर्मली अटैक करने के लिए। लेकिन ऐसे पहाड़ी इलाका में जहां पे कोई कौवा नहीं है, एकदम सीधा है, इवन रात को भी दुश्मन साफ दिखता है कौन किधर जा रहा है, बिकॉज ऑफ स्टार लाइट्स एंड मून लाइट्स। तो इसीलिए ये 7 गुना से 9 गुना फोर्स चाहिए। मतलब 30 आदमी है तो हमको 200-250 आदमी से वो जगह अटैक करना पड़ता है। तो ये एक ऑटोमेटिकली एक बहुत प्रॉब्लमेटिक है। लेकिन हमने, और उसके बाद हमारा ये जो विक्रम बात्रा का क्लाइंब है, वो एक पिक्चर में भी आया था, एकदम वर्टिकल क्लिफ था, तो वहां पे एक दिन में वो चढ़ नहीं पाएंगे, ऐसा था। और एक मूवी भी हुआ था शेरशाह, वहां पे
विक्रम बात्रा के ऊपर हुआ था। उसमें एक डायलॉग था विक्रम बात्रा का, ये दिल मांगे मोर जी। वो 2 अटैक में वो हिस्सा लिए थे, एक 4750 में और वो वीर गति प्राप्त हुआ 4875 में। वो उनका माता जी से जो बात होता था उस टाइम तो हमारे पास इतने मोबाइल फोन नहीं थे, तो उनका बाई रोटेशन 2 हफ्ते 1 हफ्ते बाद घर से टेलीफोन हो सकता था। तो विक्रम बात्रा ने उसका माताजी से जब लास्ट टाइम बात किया था, वो बोला था जे माँ मैं आऊंगा वापस, आइदर मैं नेशनल फ्लैग चढ़ाऊंगा उसमें और नहीं तो नेशनल फ्लैग में लिखा हुआ मैं वापस आऊंगा। सो दिस इज ए वेरी टचिंग डायलॉग। जी। वो डायलॉग भी हमारे जवानों को उत्साह और देश सेवा में बिल्कुल, और सर यही जज्बा इंस्पिरेशन होता देता है इन है। जवानों का। उन्हें पता था, विक्रम बत्रा ये जानते थे कि या तो वो जो चोटी है उस पर अपना झंडा फहराएंगे, अपने देश का नाम रोशन करेंगे, या उसमें लिपट कर आएंगे। यानी उन्हें पता था अंजाम क्या होगा, लेकिन डर नहीं, खौफ नहीं, क्योंकि जज्बा है अपनी सरहद, अपने देश की रक्षा करने का। और अनुज सर, शायद यही जज्बा जो होता है वो एक सैनिक को सबसे अलग बना देता है। काफी देर से सुन रहा हूं। सबसे पहली बात तो ये है कि बिल्कुल क्लियर सबको मालूम, मेरे हिसाब से मेरा मानना है, मैं वहां था, लेकिन इसका कोई भी कभी भी, ये इंटरनल बात है या एक्सटर्नल बात है मैं ये नहीं मानता हूं, कभी भी ऐसी फीलिंग उन लोग जवानों में नहीं थी कि कोई अपना काम नहीं कर रहा है। हमें पता था कि एयरफोर्स जो उनकी जो डिफिकल्टीज हैं बावजूद उनके पूरा सपोर्ट एयरफोर्स का था। उसके अलावा नेवी के दोनों फ्लीट्स जो हैं वो बे ऑफ बंगाल और अरेबियन सी में चले हुए थे। ये बात सबको पता थी। क्या क्या हमने लेसन लर्न किए वो अलग बात है, लेकिन कोऑर्डिनेशन पूरा था, सपोर्ट पूरा था, कोई इसमें संदेह ना हो। अब बात हम कर रहे हैं विक्रम बत्रा की। देखिए विक्रम बत्रा मेरी रेजिमेंट का है, मैं उसकी पूरी स्टोरी को बहुत बेहतर तरीके से जानता हूं। देखिए विक्रम बत्रा को पहले हमले के बाद उसको चोट लग गई, गोलियां लग गई थी, और तब उसको कहा गया था कि आप आगे, आप डॉक्टर्स ने कहा कि आप आगे ना जाएं। उस समय उन्होंने सीओ को कहा था कि ये दिल मांगे मोर, और उसके आगे वाला 4875 जो पॉइंट था उसको कैप्चर करना बहुत आवश्यक था। उसकी एक और कहानी मैं सुनाना चाहता हूं आपके दर्शकों को, ये बहुत जरूरी तौर पे मालूम होनी चाहिए कि मिलिट्री लीडरशिप क्या होती है, किस प्रकार से, कैसे का एक लीडर ऑन ग्राउंड अपने आप को कॉन्डक्ट करता है। अभी वहां पर जब आखिरी लड़ाई हो रही थी कि कैसे शहीद हुए, कैसे इन्होंने सर्वोच्च बलिदान दिया, किस सर्कमस्टेंस मैं बताता हूं। वहां पर एक हवलदार घायल हो गया, उस हवलदार को इवैक्यूएट करना था, बहुत जबरदस्त फायरिंग आ रही थी, फायरिंग रुक नहीं रही थी, मृत्यु निश्चित थी। उस समय एक जेसीओ साहिबान जो कि उम्र में थोड़े से अधिक होते हैं, वो उठ करके जाने लगे, क्योंकि हर आदमी चाहता था कि उस बच्चे को बचाया जाए, इसमें किसी को कोई शक नहीं था कि उसको लेके आना है। तब विक्रम बत्रा ने उनकी पीठ पे हाथ मारा और उनको कहा था कि साहब, डोगरी में कहा, वर्ड टू द इफेक्ट कि साहब आप बाल बच्चे वाले हो, आप पीछे रहें, मैं लेकर के आता हूं उसको। पूरी तरह उनको मालूम था कि वहां जाने के बाद प्राणों का पूरा खतरा है। हालांकि जेसीओ ने फिर भी कहा कि नहीं मैं जाता हूं, लेकिन विक्रम बत्रा क्योंकि कंपनी कमांडर थे, वो गए, उस जवान को बचा करके लाए, खुद ने अपने प्राणों की आहुति दे दी। ये है मिलिट्री लीडरशिप का बहुत बड़ा सबूत, ये बहुत बड़ा, इससे ज्यादा मुझे नहीं लगता कि कोई और इंसिडेंट आपको वो दे सकता। उनको उस लड़ाई के उन क्षणों में, जबकि वो स्वयं घायल थे, मृत्यु सामने निश्चित थी, उस समय भी उनको अपने जेसीओ की और अपने जवान के परिवार के बारे में, अपने जवान की जिंदगी के बारे में पूरा ख्याल था, और उसको उन्होंने पूरा आखिरी दम तक निभाया। ये दिस इज विक्रम बत्रा ग्रेटनेस। उसके अलावा और भी बहुत सारे इस प्रकार के इंसिडेंट्स हैं, चाहे वो योगेंद्र यादव हो या कोई भी और हो। आप इन चीजों से देखने, सीखने को क्या मिलता है? सीखने को यह मिलता है कि ये जवान है, कितनी भी कमियां क्यों ना हो, कार्की साहब ने कहा ये खामियां थी, देवनाथ सर ने भी कहा कि ये खामियां थी, बावजूद उसके
किसी भी सेना के किसी भी जवान, किसी भी अधिकारी के मोराल पर और लड़ाई लड़ने के जज्बे पर कतई असर 0% गीतू, 0% भी असर नहीं हुआ। नहीं है, कोई बात नहीं। और वो ऐसे विषम परिस्थितियों में लड़े हैं कि आप इसको सोच नहीं सकती। बिल्कुल। तो मैं ऐसी परिस्थिति में पाकिस्तान की सेनाएं थी कि अगर वो ऊपर से सिर्फ पत्थर में ही लुढ़काते, उन्हें गोली फायर करने की भी जरूरत नहीं थी। इतने ज्यादा एडवांटेजियस पोजीशन में वो थे। और मैंने एक शुरू में बताया, शायद यही वजह थी कि उनको लगा था कि अगर हम इन जगहों पर कब्जा कर लेंगे तो फिर भारत की सेना कभी भी इसको हटा नहीं सकती, जिस प्रकार से पिछले 30-40 साल में सियाचिन जी, जिसे कोई ड्रोन या मिसाइल भेद नहीं सका। यह सब होल ऑफ नेशन अप्रोच के अंतर हुआ, जहां थल सेना, वायुसेना, नौसेना और अन्य सरकारी और प्राइवेट डिपार्टमेंट्स सब एक साथ मिलकर खड़े हुए, जिसमें एनजीओ भी शामिल थे। जो भी शक्तियां भारत की संप्रभुता, अखंडता या जनता को क्षति पहुंचाने की योजना बना रही हैं, उन्हें करारा जवाब दिया जाएगा और आगे भी दिया जाएगा। यही भारत देश का न्यू नॉर्मल है। आज की भारतीय सेना न केवल वर्तमान चुनौतियों का सफलतापूर्वक सामना कर रही, बल्कि हम नित्य प्रतिदिन एक परिवर्तनशील, आधुनिक और भविष्य उन्मुख शक्ति के रूप में तेजी से अग्रसर हो रहे हैं। इसके अंतर्गत रुद्र के रूप में नई ऑल आर्म्स ब्रिगेड का गठन किया जा रहा है, जिसका सैंक्शन मैंने कल ही दिया है, जिसमें इन्फेंट्री, मैकेनाइज्ड इन्फेंट्री, आर्मर्ड यूनिट्स, आर्टिलरी, स्पेशल फोर्सेस, अनमैन्ड एरियल सिस्टम जैसे फाइटिंग कंपोनेंट्स को एक साथ रखा जाएगा और विशेष रूप से तैयार किया जाएगा, जिसमें शामिल लॉजिस्टिक सपोर्ट और कॉम्बैट सपोर्ट होंगे। इसी क्रम में भैरव लाइट कमांडो बटालियन के रूप में एजाइल और घातक स्पेशल फोर्सेस का गठन किया गया है, जो सीमाओं पर शत्रु को चौंकाने के लिए हमेशा तैयार है। हर इन्फेंट्री बटालियन में ड्रोन्स प्लेटून का गठन किया गया है। वहीं आर्टिलरी में शक्तिमान रेजिमेंट बनाई गई है, जो ड्रोन और काउंटर ड्रोन इक्विपमेंट और लॉयटर म्यूनिशन के साथ लैस होगी। हर रेजिमेंट में एक दिव्यास्त्र बैटरी भी बनाई गई है, जो कंपोजिट बैटरी होगी और इन्हीं सामानों से लैस होगी। इन चीजों के मद्देनजर हमारी मारक क्षमता अब आने वाले दिनों में कई गुना बढ़ जाएगी। उसी प्रकार से आर्मी एयर डिफेंस को स्वदेशी मिसाइल सिस्टम से इक्विप किया जा रहा है। हम पूरी तरह से तैयार हैं कि भारत की 100वीं स्वतंत्रता वर्षगांठ तक, यानी विकसित भारत का सपना साकार करें। और इस राष्ट्र निर्माण में हमारी सबसे बड़ी ताकत है हमारा विशाल सेना परिवार, जो लगभग 1.3 करोड़ लोगों का समुदाय है, जिसमें सेवारत सैनिक, उनके परिवार, वेटरन्स और वीर गति को प्राप्त सैनिकों के परिजन शामिल हैं। लद्दाख इसका उदाहरण है, जहां हजारों सैनिक तैनात हैं, अनेक वेटरन्स यहां रहते हैं। सेना केवल रक्षा नहीं कर रही, बल्कि सीमावर्ती क्षेत्रों में राष्ट्र निर्माण में भी अग्रणी भूमिका निभा रही है। लद्दाख में ही कई डुअल यूज इंफ्रास्ट्रक्चर के तहत सड़कें, पुल और नेटवर्क तैयार किए जा रहे हैं, जो सेना और स्थायी नागरिक दोनों के लिए बेसिक सुविधाएं मुहैया कराएंगे। वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम के अंतर्गत चयनित किए गए गांव में भारतीय सेना द्वारा प्रायोरिटी से विकास कार्य चल रहे हैं। बॉर्डर टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए बैटलफील्ड टूरिज्म, स्पिरिचुअल, इकोलॉजिकल, हेरिटेज और एडवेंचर टूरिज्म जैसे क्षेत्रों में कार्य किया जा रहा है, जैसे कि आज आपने खुद देखा इनॉग्रेशन में, जिससे युवाओं को रोजगार मिल रहा है। सेना स्थानीय युवकों के लिए टूर गाइड, माउंटेनियरिंग और एडवेंचर स्पोर्ट्स में ट्रेनिंग देकर आत्मनिर्भर बना रही है। स्मार्ट बॉर्डर्स पहल के तहत लद्दाख और अन्य दूर स्थित इलाकों में मोबाइल नेटवर्क पहुंचाने के लिए सेना के कम्युनिकेशन टॉवर्स का उपयोग हो रहा है। प्राकृतिक आपदा के समय राहत और बचाव कार्यों में सेना अहम भूमिका निभा रही है। हमारे वेटरन्स जो हमारे आदर्श हैं, आपका योगदान हमारी नींव है। भले ही आपने वर्दी ना पहनी हो, लेकिन आपका जज्बा और राष्ट्र के प्रति समर्पण आज भी उतना ही अमूल्य है। आप न केवल हमारी सेना की गौरवशाली विरासत के वाहक हैं, बल्कि राष्ट्र निर्माण के लिए एक महत्वपूर्ण स्तंभ भी है। ये शौर्य के 26 साल आज, और ऐसे में देश इन सभी वीर शहीदों को नमन कर रहा है। जगह जगह तमाम तरह के कार्यक्रम हो रहे हैं, याद किया जा रहा है।
और इस शौर्य गाथा को जिसे हम सब ने समझा और जिसके चलते आज हम सुरक्षित भी हैं। यूके देवनाथ सर, आपसे भी हम समझना चाहेंगे, क्योंकि जिस तरह से चुनौतियों की बात की जा रही थी, जज्बे की बात की जा रही थी, और सीधे तौर पर उन सभी सैनिकों को ये पता था कि उनके सामने क्या चुनौती है और उनके जीवन का क्या होगा, ये भी उन्हें पूरा एहसास था, लेकिन उसके बाद भी कहीं ना कहीं वो आगे बढ़ते गए और दुश्मन को खदेड़ कर माने। इसमें कोई शक नहीं है कि भारत की फौज ने बहुत ही अदम्य बहादुरी दिखाते हुए कारगिल में दुश्मन को पीछे खदेड़ा। हमारे 527 कैजुअल शहीद हुए, जिसमें से 26 यंग ऑफिसर्स थे। इस तरह से 1368 से ज्यादा जवान सीरियसली इंजर्ड हुए। हमारी आर्मी मेडिकल कोड के डेफिनेशन में सीरियसली इंजर्ड का मतलब है कि आपका पैर कूल्हे से या घुटने से उड़ गया, आपका हाथ कंधे से या एल्बो से उड़ गया। बात यह है कि पाकिस्तान ने भी बाद में एक्सेप्ट किया कि उसकी जो नॉर्दर्न लाइट इन्फेंट्री के जवान थे, 4000 कैजुअलिटीज उनकी हुई। हमें भविष्य के इसी किसी युद्ध में फिर से ना सरप्राइज मिल जाए, इसके लिए क्या करना चाहिए, ये है मुद्दा। मुद्दा ये है कि मिलिट्री इंटेलिजेंस की कितनी अथॉरिटी है, कितनी ट्रेनिंग है, कितनी उनकी पावर है, कितनी सिखलाई है। आमतौर पे मिलिट्री इंटेलिजेंस जो है दुश्मन के यहाँ घुसकर जासूसी नहीं करती है। ये शायद हमारे यहाँ बहुत बड़ी कमजोरी है। कई देशों में मिलिट्री इंटेलिजेंस जो होती है वो उनके रॉ रिसर्च एंड एनालिसिस विंग का हिस्सा होती है। हमारे यहाँ पर भी है, लेकिन शायद उस हद तक नहीं। कई देशों में, जैसे हमारे यहाँ पर बॉर्डर इंटेलिजेंस जो है वो इंटेलिजेंस ब्यूरो का काम है, होम मिनिस्ट्री के नीचे होती है। कई देशों में मिलिट्री इंटेलिजेंस होम मिनिस्ट्री के नीचे जो इंटेलिजेंस ब्यूरो है उसका हिस्सा होती है। शायद इसकी बहुत बड़ी दरकार है कि हमारे यहाँ पे भी यंग ऑफिसर्स एंड यंग जवान जो हैं वो इंटेलिजेंस ब्यूरो में डेपुटेशन में जाएं, रॉ में और ज्यादा एक्टिवली इन्वॉल्व हो रहे हैं। रॉ में हमारे ऑफिसर्स हैं, लेकिन हमारे जो ऑफिसर्स हैं उनका रोल रॉ में, अब बोलने में मुझे कोई एतराज नहीं है, कारगिल के युद्ध को अब 26 साल हो गए हैं, हर आदमी अपनी कमजोरियों से सीखता है। एम ये है कि क्या क्या गलती हुई, क्या क्या लेसन हम लर्न कर सकते हैं और भविष्य के लिए क्या क्या तैयारी करें। रॉ में जो हमारे फौजी ऑफिसर्स होते हैं, एयरफोर्स के ऑफिसर्स भी, उनका रोल बहुत पैसिव है। वो वहां रहते हैं, अब क्या 2M दर्जा उनको मिलता है। तो ये काम किसका है कि अगर दुश्मन एक्टिवेट हो रहा है, रावलपिंडी से और इस्लामाबाद से खबर निकालना मिलिट्री इंटेलिजेंस का काम नहीं है, रॉ का काम है। वो विदेश मंत्रालय के नीचे आते हैं। तो अब तक कोई रिपोर्ट नहीं निकली है कि रॉ को क्यों नहीं पता लगा। अगर पाकिस्तान के GHQ में मुशर्रफ ये तैयारियां कर रहे थे तो रॉ का काम था कि इसको सूंघना, भांपना। ऐसी कोई रिपोर्ट नहीं आई है। देखिए, हमारी आर्मी बहुत बहादुर है जी। अगर इस युद्ध में 527 अफसर और जवान मारे गए हैं, जैसे कि मेरे सहयोगी जनरल साहब ने भी बोला, हमारे देश के जवान जो है खून बहाने से कतराते नहीं हैं। लेकिन अगली बार क्या हमें एडवांस में पता लगेगा? आज तक एक रिपोर्ट नहीं है कि इंटेलिजेंस ब्यूरो, देखिए इंटेलिजेंस ब्यूरो होम मिनिस्ट्री के नीचे आती हैं, ये लोग सारे बॉर्डर पर तैनात होते हैं। अभी कोई बात कर रहा था मवेशियों की, चरवाहों की, गड़रियों की, जो कि मवेशी लेके जाते हैं, उनसे लायजा रखने का, गांव वालों से लायजा रखने का काम इंटेलिजेंस ब्यूरो का है, मुख्यतः जी। तो अभी बात हो रही थी कि वो आके कारगिल में आके दवाइयां खरीद के ऊपर चले गए वापस। ये काम मुख्यतः इंटेलिजेंस ब्यूरो के हैं, होम मिनिस्ट्री के नीचे। ये नॉर्मल अब इनकी कोई रिपोर्ट नहीं आई कि इंटेलिजेंस ब्यूरो, बिल्कुल, यानी आप कह रहे हैं कि वहां की जो जागरूक नागरिक थे उनकी मदद से, चाहे वो गडरिये थे, चरवाहे थे, उन्होंने ये बताया कि यहाँ पर देखिए घुसपैठ हो रही है पाकिस्तान की तरफ से, लेकिन जो इंटेलिजेंस है उनकी तरफ से किसी तरह का इनपुट नहीं था, जिसके चलते ये एक बहुत बड़ी खामी रही है। ठीक है सर। कर्नल कुणाल जी भी हमारे साथ जुड़े हैं। कुणाल सर, क्योंकि हम देख रहे हैं अब आने वाले दिनों में किस तरीके से इन खामियों को पूरा किया जाए। हालांकि अगर हम करगिल से लेकर आज के युद्ध की बात करते हैं, ऑपरेशन
ऑपरेशन सिंदूर की बात करते हैं तो उसमें बहुत बड़ा अंतर आया है। और आप क्या मानते हैं, क्या अभी जिस तरह से हमारा वॉर स्ट्रैटेजी है वो सही है या इसमें और अपडेशन होना चाहिए? 1999 में कारगिल वॉर में हमने पाकिस्तान का लोकेशन मांगा था अमेरिका से, तो अमेरिका वो सैटेलाइट पिक्चर देने में इनकार कर दिया। तो अभी 20 साल बाद हमारे अभी प्रेसिडेंट सरकार ने अभी अपना ओन सैटेलाइट बनाया है, और जो क्या हम अभी पाकिस्तान का नहीं, एकदम अफगानिस्तान से लेकर चाइना तक हम सैटेलाइट पिक्चर अपने ही हम देख सकते हैं। ये एक बड़ा इम्पोर्टेंट टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट हुआ। और दूसरा एक है जो सर बोल रहे थे अभी, इंटेलिजेंस फेलियर, वो तो है ही, क्योंकि वो जो हमने वो भेड़ बकरी चराने वाला वो जब आके बोला जे बटालिक सेक्टर में कुछ हम फौज को देखा है, वो लगता है पाकिस्तान। नीचे जो ब्रिगेड कमांडर थे 121 ब्रिगेड का, उनको मालूम ही नहीं था। और नॉर्मली फौज में होता है जो सबसे यंग ऑफिसर जो अभी मिलिट्री ट्रेनिंग लेके आईएमए से आया है, वो था आई थिंक जो भी है सौरभ कालिया करके एक था, कैप्टन सौरभ कालिया, उसको भेज दिया गया है। और उनको पता ही नहीं है जो वो ऑलरेडी दुश्मन उधर बैठा हुआ है। तो वो गया था जो अच्छा ठीक है, ये सब अभी विंटर में बर्फ पिघलने का बाद हम कैप्चर करेंगे। तो ऐसे ही वो घूमने गया था। लेकिन हमने बहुत दुख के साथ कहना पड़ता है, उसको पाकिस्तानी ने पकड़ा और काफी अत्याचार किया है, उसका नाखून निकाल लिया था, उसको सिगरेट बाट से जलाया गया है। उसका आंखों भी, उसका डेड बॉडी जब मिला था उसमें आंख नहीं था। तो ये सब बड़ा दुख की बात है। लेकिन अभी हम टेक्नोलॉजिकली बहुत आगे हैं, एंड हमारा एक कोऑर्डिनेशन है जो जेएनके राइफल्स और बीएसएफ और आर्मी, ये जो पहले नहीं था, और हर एक ऑर्गेनाइजेशन अपना अपना क्रेडिबिलिटी लेने के लिए। बिल्कुल। और कुणाल सर, ये भी कहा जा सकता है, देखिए अभी तो एडवांसमेंट काफी हो गई, लेकिन वो जो दौर था वो उन सैनिकों के लिए, सिर्फ जिन सैनिक का आप जिक्र कर रहे हैं, जिस सैनिक का आप जिक्र कर रहे हैं, वो ही अकेले नहीं थे। कई ऐसे सैनिक जिनके साथ इसी तरह का टॉर्चर किया गया पाकिस्तान की तरफ से, और शायद यही एक वजह है जिसके चलते पाकिस्तान को एकदम क्रूर, और एक तरह से कहिए कि ऐसा कहा जाता है कि कुछ भी कर सकता है और इसका कोई अपने आप में ना तो नियंत्रण है और ना ही कोई सीमा, कोई दायरा है। कारगिल सर, वाकई और बहुत ज्यादा क्रूरता ये दिखाई गई थी उस वक्त, लेकिन अगर हम पहले से अब के मुकाबले में कंपेयर करते हैं, और क्या एडवांसमेंट अभी होनी बाकी है डिफेंस सिस्टम में? और एक फितरत ही उस फौज की ऐसी है, वो अपने देश के अंदर बलोच सिंध हो, अपने देशवासियों को ही वो इतना प्रताड़ित करते हैं और इतना टॉर्चर करते हैं, तो उसके बारे में तो हम बात नहीं करेंगे। लेकिन हाँ, कारगिल रिव्यू कमेटी की जो रिपोर्ट थी, और उसके बाद आज की तारीख में हम कहाँ पे मैं कवर कर रहा था, जैसा एयरफोर्स का था, उस समय मिराज हमारे पास लेटेस्ट एयरक्राफ्ट था, और उसमें से सिर्फ नॉर्मल बम जो थे वो आयरन बम गिराए जाते थे। आज की तारीख में अगर ये आ जाए, तो अभी आपने देख ही लिया था ऑपरेशन सिंदूर में, अब तो हमारे सुखोई जो है वो खुद ब्रह्मोस को लेके ऊपर जाते हैं। उसके अलावा जो हमारे पास रफाल है, और जो मिसाइलें आए हैं उनके साथ, जिसमें कि हैमर मिसाइल है या रैम्पेज मिसाइल है, और जो लॉइटरिंग ड्रोन है। तो आज हम पिन पॉइंट, अभी आपने अगर देखा नूर खान एयर बेस में जो उनके कमांड कंट्रोल सेंटर था, वो अंडरग्राउंड था 20 मीटर कंक्रीट में, उसको हमने कैसे करा, उसका जो एयर कंडीशनिंग का जो डक्ट बाहर था वो तो 20 मीटर नीचे था, लेकिन जो एयर कंडीशनिंग के ऊपर उनकी जो पाइपलाइन आई थी, जो कि करीब 2 फुट बाय 2 फुट की थी, उसके बीच में से हमने मिसाइल को डाल के उसके अंदर ब्लास्ट कराया है। तो कहाँ हम टाइगर हिल जैसे बड़े पहाड़ पे सिर्फ बॉम्ब को फेंकते थे, लग गया तो लग गया, गिर गया तो गिर गया, और आज की तारीख में हम सेंटीमीटर और फीट की एक्यूरेसी से, जैसे सरगोदा एयरफील्ड के अगर आप देखें, जहाँ पे उनके दोनों रनवे क्रॉस हो रहे थे, उसके बीचों बीच हमारा बम गिरा था।
वही किराना हिल्स की भी कहानी है। तो आज की तारीख में जो हमारी प्रिसिशन टारगेटिंग, और टारगेटिंग के लिए जरूरी अस्त्र ही नहीं है बल्कि इंटेलिजेंस भी है। आपको सैटेलाइट इमेजरी, गूगल इमेजरी और ऑन ग्राउंड वेरिफिकेशन चाहिए कि ये लोकेशन की एग्जैक्ट रेफरेंस कहाँ पे है जहाँ पे मेरे को अपने बम को डिलीवर करना है। तो ये एक बहुत बड़ी हमारी टेक्नोलॉजिकल एयरफोर्स की तरफ से इम्प्रूवमेंट आया है। और जहाँ तक कि हमारी एयर डिफेंस है, उस समय जो हमारी सोच भी ऐसी थी कि हमने एलओसी को, लाइन ऑफ कंट्रोल को क्रॉस नहीं करना है। यही आर्मी के लिए भी था कि आप पीछे से नहीं जा सकते, यही एयरफोर्स के लिए था कि आप पाकिस्तान को पीछे से बॉम्ब नहीं डाल सकते। जी। और उसकी वजह से, क्योंकि हमने सामने से आना पड़ रहा था, छाती पे गोली लेनी पड़ रही थी, ये पाकिस्तान के लिए बहुत एडवांटेज का था। लेकिन हमने पता नहीं क्या सोच के कि अपना रेस्ट्रेंट इंटरनेशनली जो हमने दिखाना चाह रहा था कि हमारी ये रिस्पॉन्सिबल नेशन है, हम इस लड़ाई को और ऊपर नहीं ले जाना चाहते, उसका फायदा पाकिस्तान का हुआ और हमें वहां पे लॉस हुआ। आज जी। की तारीख में सोच बदल गई है, घुस के मारेंगे तो बिल्कुल, हमारा यानी चुनौतियां पॉलिसी उस है वक्त ही। थी, लेकिन हमारे जवानों का जज्बा कम नहीं था, वो आज भी कम नहीं है। और आज हम उन्हीं वीर सपूतों को याद कर रहे हैं, सलाम कर रहे हैं, श्रद्धांजलि दे रहे हैं। धन्यवाद आप सभी का हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए।